हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेक्ट विजन। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करना है, आज के क्लास में एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे और उस यूनिट में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का ये नया टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका क्या, फ्रिक्शन। तो आज के क्लास में हमको फ्रिक्शन को समझना है और इसके ऊपर में डिटेल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द surface of the bodies however smooth they may be are not perfect and possess some irregularity and roughness। अब इस लाइन से हम ये समझते हैं कि इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हमारे पास में एक बॉडी है, कोई भी बॉडी को एक ब्लॉक है, कोई बॉडी है, उस बॉडी को हम एक सरफेस पे रख दिए। और कौन सा सरफेस, एक हमारे पास जस्ट हम आपके पास जिस सरफेस पे हम खड़े हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सपोज हम की एक बॉडी को रख दिए। अब बात ये आता है कि उस बॉडी पे कैसे, उस बॉडी पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, इसी चीज का एनालिसिस करना है और कैसे आपका बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझने वाला बात ये है कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास में क्या है, सपोज कि हमारे पास में एक रफ सरफेस है, हमारे पास में क्या एक सरफेस है, ये सरफेस आपका क्या रफ। रफ कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो भी सरफेस को कंसीडर करेंगे फ्रिक्शन में, वो हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, रफ सरफेस कंसीडर करेंगे। और जिस सरफेस का बात करेंगे, कोई भी बॉडी को कौन सा सरफेस पे रखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, मतलब ऐसा सरफेस पे रखेंगे जो बॉडी हमारा उस सरफेस पे रेस्ट कर जाए। तो पहला बात क्या कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये क्या है आपका, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब बात क्या है आपका, अब दूसरा बात क्या है, एनालिसिस कैसे करेंगे। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में क्या एक ऐसा बॉडी, एक हमारे पास में बॉडी है जो बॉडी क्या है इस सरफेस के कांटेक्ट में है। और फ्रिक्शन का जस्ट बेसिक मतलब हमको यह समझना है कि इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, किसके बीच में, आपके पास में जो बॉडी है, ए रिजिड बॉडी और ए आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन दोनों के सरफेस का क्या हो रहा है, यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। अब जैसे इस बॉडी को इस सरफेस पे रख दिए तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट आ गया। अब इसके ऊपर में एनालिसिस करना है कि क्या होता है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और कैसे इस बॉडी के कारण फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो दूसरा बात हमेशा ध्यान में रखना है कि भले ही हमारा सरफेस कितना स्मूथ क्यों ना हो, हम उस सरफेस को हमेशा क्या मानेंगे, रफ सरफेस मानेंगे। और रफ सरफेस इसलिए मानते हैं क्योंकि क्या होगा, अगर इस बॉडी का, अगर सपोज मान लेते हैं इस बॉडी का जो आपका सरफेस है और इस सरफेस का कांटेक्ट, इन दोनों के बीच में अगर माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे तो हमें ये पाया जाएगा क्या कि इसका जो आपका बेस है यहाँ पे, ये इस टाइप का आपका इरेगुलर सरफेस है और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस जो ये भी क्या है आपका इरेगुलर सरफेस है। तो जैसी ये दोनों में इरेगुलरिटी आ गया, जैसी ये सरफेस आपका बॉडी का कांटेक्ट क्या है सरफेस के साथ है, और जैसे इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इरेगुलरिटी आएगा। इरेगुलरिटी आ गया किसके कारण, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। अब फिर नया बात बता रहे हैं क्या, रिलेटिव मोशन। अगर अभी मान लेते हैं सरफेस हमारा क्या है, रिजिड बॉडी है और आपका सरफेस क्या है, रेस्ट कंडीशन में। लेकिन जैसे इस बॉडी में मूवमेंट होगा, कौन सा मूवमेंट होगा, सपोज कि पी आपका एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से हम लोग क्या कि इस बॉडी को मूवमेंट करवाना चाहे। अगर मान ले सपोज ऐसा हम एग्जांपल ले ले कि अगर इस बॉडी में मोशन लाना है तो क्या करेंगे, इसमें धक्का लगाएंगे और उस धक्का मतलब क्या कि आपके पास में क्या होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब बात यह आता है कि जैसे इसमें मोशन स्टार्ट होना होगा, जैसे इसमें हम पी फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा। और रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, इसमें एक इन दोनों का इरेगुलरिटी होने के कारण क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। कैसे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, अगर हम क्या कर रहे हैं कि पी फोर्स से, पी हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है,
जैसे इसको हम क्या करेंगे, जैसे इस बॉडी को आगे मूवमेंट करवाने के लिए चाहेंगे तो इसको एक फोर्स अपोज करेगा, और जो अपोज करने वाला फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कि जैसे हम इस बॉडी पे धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही धक्का लगाएंगे तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट कर जाएगा, और वही अपोजिंग फोर्स क्या होता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जैसे हम पी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसको रोकना चाहेगा। क्यों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहां पे क्या है, इन दोनों के कांटेक्ट में क्या है कि फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। फ्रिक्शन का अगर बेसिक बात करें, अगर मान लेते ए हमारा एक बॉडी, ए हमारे पास में क्या है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारा बॉडी है, तो क्या होगा, दोनों अगर मान लेते यहां पे हम एक मैग्नीट्यूड ला के धक्का देते हैं तो क्या हो रहा है, इन दोनों में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, हमेशा उस फ्रिक्शनल फोर्स का एक काम होता है कि आपके जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो हमेशा ध्यान देने वाला बात यह है कि जब कभी भी फ्रिक्शन का बात आएगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, दो सरफेस के कांटेक्ट, दो बॉडी के सरफेस में क्या होगा, कांटेक्ट आएगा, और उस कांटेक्ट सरफेस के कारण क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। और हमेशा जो भी आपका रफ सरफेस होगा उसको हमेशा क्या मानेंगे, हमेशा ऐसा माना जाता है कि हमारा सरफेस क्या है, रफ सरफेस है, और जैसी रफ सरफेस होगा तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो यहां से इस बेसिक एग्जांपल का इसका आप एनालिसिस समझ सकते हैं। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है क्या कि दैट सरफेस ऑफ बॉडी हाउ एवर स्मूथ, मतलब बोल रहा है कि भले ही आपका बॉडी स्मूथ क्यों ना हो, दे मे बी आर नॉट परफेक्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि भले ही आपका बॉडी कितना भी स्मूथ क्यों ना हो लेकिन उसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही करेगा, इसलिए हमेशा उसको क्या किया जाता है, हमेशा उसको रफ सरफेस कंसीडर किया जाता है, रफ कंसीडर किया जाता है या इरेगुलरिटी। कहने का मतलब भले ही हमारे पास में एक बॉडी है, भले ही आपको कितना भी स्मूथ क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन जैसे ये बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और जैसे इस बॉडी के ए बॉडी दूसरे बॉडी के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो इसका जो सरफेस है जिस बॉडी से कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे क्या हो जाएगा, आपका इस ए बॉडी आपका क्या हो जाएगा, इरेगुलर ही होगा। तो यही बात समझना है कि भले ही आपका बॉडी कितना भी स्मूथ क्यों ना हो लेकिन हम उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हमेशा इरेगुलर बॉडी को। इरेगुलर मतलब इसमें रेगुलरिटी नहीं, इरेगुलरिटी इस तरीके का है, इरेगुलरिटी कंसीडर करेंगे, या रफनेस, उसमें रफनेस सरफेस है उस ऐसा कंसीडर करेंगे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इरेगुलरिटी और रफनेस को कंसीडर करेंगे ही करेंगे। अब दूसरा बात ये समझना है कि दूसरा बात क्या बोल रहा है, इफ ए ब्लॉक ऑफ वन सब्सटेंस इज प्लेस्ड ओवर द other surface of another, a certain degree of interlocking takes place। तो फिर वही बात बोल रहा है। अब दूसरा बात यह है कि अगर मान लेते हमारे पास में एक बॉडी है और एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, मतलब ऐसा आप ये समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास में क्या है, एक ऐसा बॉडी है और ए बॉडी क्या है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा, और क्या बोला, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, मतलब एक बॉडी को, एक ब्लॉक को जो दूसरे ब्लॉक के ऊपर में हम लोग रख दिए। तो क्या बोल रहा है आपका, तो यहां पे लेवल ए सर्टेन डिग्री ऑफ इंटरलॉकिंग टेक्स प्लेस। तो क्या बोला, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा। इंटरलॉक करने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए इसमें इंटरलॉकिंग नहीं आएगा तो क्या होगा, ये बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में क्या करेगा, आपका रेस्ट ही नहीं करेगा, गिर जाएगा। तो हमेशा क्या हो गया, इन दोनों के बीच के सरफेस में भी क्या है, इरेगुलरिटी है माइक्रो लेवल पे, और उसके कारण क्या हो गया, एक बॉडी दूसरे बॉडी से इंटरलॉक कर गया। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि द रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ द अपर ब्लॉक इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। अब वही बात बता रहा है कि जो भी रेजिस्टिंग फोर्स हो रहा है, कहने का मतलब है कि जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया कि जैसे हम एक बॉडी को
हमारे पास में एक ब्लॉक है या एक रिजिड बॉडी है जिसका वेट कुछ भी हो, और जैसे ही उस बॉडी को हम एक सरफेस पे रख देंगे और जैसे उस बॉडी में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट होगा, तो रिलेटिव मोशन का क्या हो जाएगा, एक अपोजिंग फोर्स आएगा, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज नोन एज क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। और इसी कहानी को आपको समझना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कोई भी बॉडी में कैसे एक्ट करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में रेस्ट कर रहा है, या एक बॉडी कोई कांटेक्ट सरफेस है दूसरे चीज के पास में, तो जैसे एक बॉडी का कांटेक्ट कोई सरफेस से हो गया, उन दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन होगा। और जैसे उन दोनों में रिलेटिव मोशन होगा तो एक क्या आएगा, आपका जो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब अपोजिंग फोर्स। कोई चीज को खींचेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाहेगा। वो आपका क्या कर रहा है, आपको अपोजिंग फोर्स है जो इसके हमेशा अपवर्ड, हमेशा इसका क्या रहा, हमेशा P जो अप्लाइड फोर्स, जैसे मान लेते यहां पे आपका P फोर्स हम खींच रहे हैं, तो इधर से क्या होगी, आपका F फोर्स क्या करेगा, इसको खींचने नहीं देगा। इसलिए आप ऐसा फील किए होंगे कि जब कभी भी आप कोई चीज को धक्का देते हैं तो क्या हो जाता है, कि आप ऐसा फील करते होंगे कि हमको धक्का देने, मतलब डायरेक्टली कोई बॉडी को पुल नहीं करते, उसमें एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड में उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। तो हमेशा आप फील किए होंगे कि धक्का देने में थोड़ा एफर्ट लग रहा है। तो एफर्ट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि क्या है, एफर्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका अपोजिंग फोर्स क्या है, पीछे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां से आप इस चीजों को समझ सकते हैं कि द रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन। तो क्या बोल रहा है कि फोर्स के अपोज डायरेक्शन टू दैट द मोशन ऑफ द अपर ब्लॉक इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। तो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट इस डायग्राम से आप इस चीजों के एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बता रहा था क्या, कि जैसे अगर मान लेते हमारे पास में एक ब्लॉक है, ये आपका क्या है, ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को क्या किया गया, यहां पे देखिए इसका पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन है, यहां पे क्या किया गया, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे लगा करके इसको धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, जैसे हम इस बॉडी पे क्या करेंगे, P फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में बॉडी डायरेक्टली आगे नहीं जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है इसका मूवमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगा कि हम इसको इधर खींचे, क्योंकि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा बॉडी क्या कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा। तो समझने वाला बात क्या है कि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है, भले फ्रिक्शनल फोर्स लग तो रहा है, लेकिन अगर हमारा बॉडी मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे बॉडी का, हम जिस बॉडी पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं वो फोर्स क्या है, ग्रेटर है, किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारे बॉडी में मूवमेंट आ रहा है। तो आई होप कि आपने इस डायग्राम से इन चीजों को एनालिसिस किया होगा कि कैसे फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहां से हम इस चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप इसको समझिए क्या लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स मे बी डिफाइंड एज द क्या, अपोजिंग फोर्स विच इज कॉल्ड इनटू प्ले इन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, किसके किसके बीच में, तो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ किसका, ऑफ टू बॉडीज। कहने का मतलब क्या कि यहां अब देखिए किसके किसके बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है। तो यहां पे जैसे ये बॉडी कहां पे रखा हुआ, तो ये बॉडी एक सरफेस पे रखा हुआ है, और जैसे ये आदमी इस पे धक्का दे रहा है तो क्या हो रहा है, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। क्या क्या, पहला आपका बॉडी का क्या है, ये बॉडी का पार्ट क्या है, इस सरफेस से कांटेक्ट है, और इस सरफेस का पार्ट इस बॉडी से कांटेक्ट है।
तभी तो रिलेटिव मोशन हो सके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई चीज को यहां पे हम हैंग कर दिए और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, इस कंडीशन में अगर कोई हैंगिंग चीज है तो यहां पे क्या है, कोई यहां पे कांटेक्ट रिएक्शन नहीं है। फिर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन का आगे कि बेल्ट फ्रिक्शन, तो उसमें अगर यहाँ पे बेल्ट में आएगा तो वहां भी क्या रहेगा कि दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, जहां दो बॉडी होगा। दो बॉडी, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम अपना शूज की बात करें, जैसे हम लोग जूता पहनेंगे तो जूता, हमारा जूता का सोल और रोड का सरफेस, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, हमेशा कांटेक्ट रहता है। जैसे हम लोग आगे मूवमेंट करते हैं तो क्या हो गया, हमारे जूता का लोअर पार्ट यानी कि जो सोल होता है और हमारे रोड का अपर पार्ट, उन दोनों के बीच में क्या हो गया, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट आया। तो जैसे कांटेक्ट आया तो क्या हो गया, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स का एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो इस आप यहां से भी इन चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर यहां पे दूसरा एग्जांपल, अगर इस आदमी के पैर से एनालिसिस करें सूज से, तो यहां पे देख रहे, यहां पे अगर इसका बॉडी देखिए सूज है आपका और यहां पे ये रोड का सरफेस है, तो यहां पे तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर ही रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे स्टडी करना चाहे, यहां पे फ्रिक्शन को एनालिसिस करना चाहे, तो क्या है, इनके सूज और रोड के सरफेस के बीच में क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया। और जो जो फंक्शन यहां पे काम कर रहा है वही फंक्शन क्या होगा, वही फंक्शन आपका यहां पे भी काम होगा। तो आप यहां से भी इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमेशा फ्रिक्शन को क्या करते हैं, फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है, और दैट इज व्हेन द बॉडी मूव्स ओवर द अदर। यहां पे देखिए कि व्हेन द बॉडी मूव्स, तो बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ओवर मूव कर रहा है। यहां पे क्या है, एक सरफेस के ऊपर में दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहां भी देखिए, अगर यहां पे बात करेंगे तो यहां पे इसका पी फोर्स लगेगा, तो इसके सूज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्योंकि हमारा एक्सटर्नल जो अप्लाई फोर्स कर रहा है उसका वैल्यू ज्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहां से भी हम लोग इन चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समझने वाला बात क्या है आपका, कि द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर द अदर। अब यहां पे क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब अभी हम लोगों ने क्या किया कि फ्रिक्शन के बारे में समझ लिया। अब फ्रिक्शन का जैसी टाइप्स आएगा, तो टाइप्स में सबसे पहला क्या है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करने का मतलब क्या, कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में है और दोनों क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का बात आएगा तो वहां भी दो बॉडी आएगा और एक बॉडी दूसरे बॉडी के बीच में क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, और वहां पे भी क्या होगा, वहां भी बॉडी का मूवमेंट होगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या करेगा, बॉडी का मूवमेंट तो होगा लेकिन स्लाइडिंग कंडीशन में होगा, स्लाइड करेगा। सो दैट कंसेप्ट इज नोन एज क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ कि द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर द अदर। मतलब एक सरफेस, मान लेते यहां पे आपका एक सरफेस है और ये आपका दूसरा सरफेस है, तो एक सरफेस क्या कर रहा है, दूसरे सरफेस के अबाउट क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। यहां पे ऐसे स्लाइडिंग एक्शन होगा। तो इस अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट आया, और फ्रिक्शन कहां पे एक्ट करेगा, तो इन दोनों के कांटेक्ट के बीच में क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट में क्या है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग से समझिए क्या, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस सेपरेटेड बाय रोलर। मतलब क्या बोल रहा है कि दो सरफेस में हम लोग क्या किए, जैसे अगर हमारे पास में एक ए सरफेस है और दूसरा कोई और सरफेस है, और इन दोनों के बीच में क्या रोलिंग एक्शन हो रहा है, रोलर को लगा दी, मतलब व्हील को लगा दी, तब पर भी क्या होगा, आपके उस कंडीशन में क्या होगा, रोलिंग होगा। और वहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको हम लोग रोलर फ्रिक्शन भी बोलेंगे। रोलर के कारण आपका जो फ्रिक्शन आएगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लिखा हुआ।
अब यहां से ध्यान देने वाला बात क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और दूसरा बात क्या है कि ये सब कंडीशन क्या अनलुब्रिकेटिंग सरफेस में आता है। अब लुब्रिकेटिंग और अनलुब्रिकेटिंग का मतलब क्या है, अनलुब्रिकेटिंग मतलब ड्राई फ्रिक्शन है, और लुब्रिकेटिंग फ्रिक्शन जैसे आप जो भी लुब्रिकेंट्स आपने देखा होगा, जैसे ग्रीस हो गया, जैसे आपने ऐसा फील किया होगा अगर कोई चीज को ज्यादा मूवमेंट करना होता है या आप उस कंडीशन में जाम हो जाता है, जैसे आप साइकिल का चेन के एग्जांपल से समझ सकते हैं, वहां पे उसको फ्री करने के लिए हमेशा उसमें लुब्रिकेंट्स डाला जाता है ताकि क्या हो जाएगा, उसमें आसानी से मूवमेंट हो। तो लुब्रिकेंट फ्रिक्शन में हम लोग उसके बारे में नहीं स्टडी करना है, हमें जस्ट पता करना है क्या अनलुब्रिकेंट यानी कि ड्राई फ्रिक्शन के बारे में हमको एनालिसिस करना है। तो यहां से हम ये समझ रहे हैं क्या कि ये सब जो आता है, जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब आपका अनलुब्रिकेटेड सरफेस के अंडर में आएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अब हम लोग क्या किया, अब देखिए फ्रिक्शन का क्या है, फ्रिक्शन का कैटेगराइजेशन है। तो फ्रिक्शन का क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया गया, सबसे पहला आपका क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा क्या आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। अब जैसी स्टैटिक का बात आ रहा है तो आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने आपको बताया था क्या कि स्टैटिक का मतलब क्या कि जो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। अब यहां पे एक नया टर्म क्या आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा क्या आ गया आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का बात करें तो क्या कि द स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स until there is no motion between them। यहां पे ये बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, आपके पास में वही बॉडी है, वही सरफेस है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन आपके बॉडी में मोशन नहीं हो रहा। सो दैट कंडीशन एक क्या आता है आपका स्टैटिक कंडीशन में आता है। अब स्टैटिक कंडीशन का हम लोग एग्जांपल समझते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक ऐसा ये हमारे पास में रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस सरफेस पे क्या किया है हमने, इस सरफेस पे एक बॉडी को रेस्ट करा दिया। अब बात याद है, अब यहां से आप ये समझ सकते हैं कि बॉडी का वेट W होता है। और दूसरा बात हमें ये समझना है, अभी हमको क्या समझ, स्टैटिक फ्रिक्शन कि बॉडी में, बॉडी क्या है, बॉडी आपका रेस्ट कंडीशन में। अब क्या किया हमने, क्या किया कि जस्ट इस बॉडी को क्या किया कि हल्का टच किया। जैसे हम इसको हल्का टच करेंगे यानी कि इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड लगाएंगे, तो जो फोर्स के मैग्नीट्यूड लगाने से इस बॉडी में मूवमेंट आ रहा है, उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड हम नहीं लगा करके बहुत ही कम फोर्स का मैग्नीट्यूड लगाएं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, बॉडी में क्या हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। क्योंकि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, रेडी रहता है कि जैसे आप कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्टिव हो जाता है। तो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स को ये पता चलेगा कि यहां पे एक पी फोर्स आया, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में P का वैल्यू जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू बहुत ही कम है, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में कोई भी क्या होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। और अगर जब कोई भी मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर, फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट करेगा लेकिन बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि आपका बॉडी क्या है, आपके बॉडी में फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है लेकिन रेस्ट अमाउंट में, रेस्ट कंडीशन में, मतलब रुका हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे अब दूसरा पहले हम लोग समझ लेते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब क्या कि डायनेमिक्स से आपने ये समझ लिया हो कि बॉडी में कि ऐसा बॉडी जो मोशन कंडीशन में हो, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था। तो डायनेमिक्स से ये आ गया आपका दिमाग में कि डायनेमिक्स का मतलब क्या है कि बॉडी में मोशन तो आ गया है। तो बॉडी में यहां भी क्या है, यहां भी बॉडी में मोशन आ गया, तो यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है कि द डायनेमिक फ्रिक्शन इज
दैट फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। मतलब डायनेमिक फ्रिक्शन तब बोलेंगे जब हमारा बॉडी मोशन कंडीशन में आ जाए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन से हम ये समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स में कैसे ग्राफ को समझा जाता है। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारा बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पे हमेशा दो ही फोर्स का रोल है, एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स और दूसरा क्या आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर दो फोर्स का बात आ रहा है तो डायग्राम भी क्या ये हमारा चाहिए, आपका जो ग्राफ भी होगा यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इसी F और P के बीच में ही हम लोग एनालिसिस करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका एनालिसिस किया जाता है। सपोज ये हमारे पास में क्या है, आपका F मैक्स है। F मैक्स मतलब मैक्स, यहां पे F मैक्स का मतलब क्या है, Fs मैक्स का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पे क्या है आपका अप्लाइड फोर्स। और इस अप्लाइड फोर्स को हमने क्या बोला, P। सपोज हमारे पास में एक बॉडी है, ये वाला हमारे पास में बॉडी है, और इस बॉडी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी बॉडी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी बॉडी पे धक्का दे रहे हैं, और इसी बॉडी को क्या करना है, इसी बॉडी पे ऑफ कोर्स यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसी बॉडी पे एनालिसिस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उस स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि बॉडी में मोशन नहीं हो रहा। मतलब क्या कि आपने जो भी फोर्स लगाया, जो भी आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, और इतना कम अमाउंट में है जिससे आपका बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, यहां पे F का वैल्यू क्या है, 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी पे एकदम हल्का हल्का क्या कर रहे हैं, धीरे 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 हम लोग, अगर मान लेते कोई आपके पास में एक ब्लॉक रख दिया, उस कंडीशन को मूवमेंट करवाना है लेकिन फ्रिक्शन भी समझना है, तो हम क्या किए, सबसे पहले हल्का उस पर टच किए तो कोई उस पर मूवमेंट नहीं हुआ। फिर उससे क्या किए, x.1 अमाउंट में हम लोग मैग्नीट्यूड लगाए, फिर उससे ज्यादा लगाए, फिर उससे ज्यादा लगाए। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे आपका क्या, एक लीनियर डायग्राम बन रहा है, यहां पे आपका एक लीनियर डायग्राम बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इस लीनियर डायग्राम का मतलब क्या है कि हमारे पास में यहां जब जितना भी आपका लीनियरिटी शो कर रहा है, इस कंडीशन में बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ है, यहां पे आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन एक ऐसा समय आया क्या कि हम क्या किए, फोर्स का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज धीरे ग्रेजुअली क्या किए, ग्रेजुअली इंक्रीज करते 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 एक इतना अमाउंट ऑफ फोर्स आ गया, इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया कि बॉडी में मोशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब मोशन हुआ नहीं है लेकिन अब बॉडी ऐसा फील कर रहा है कि हम मोशन कर जाएंगे। तो जैसे आपका बॉडी क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन से, आप क्या कर रहा है कि रेस्ट कंडीशन से आपका, रेस्ट कंडीशन से क्या कर रहा है, मोशन में जाने वाला है। तो यहां पे एक क्या हो जाएगा, यहां पे आपका एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या कि यहां पे क्या हो गया, आपका क्या किया कि जो भी आपका स्टैटिक कंडीशन था, अब आपका बॉडी में मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। तो यहां पे क्या हो गया, एक लिमिट के बाद, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या हो जाएगा, अब आपका इसका फेज चेंज होगा। और इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे आपका जो ए बॉडी का पॉइंट है, इस ग्राफ का पॉइंट है, यहां पे एक नया टर्म आएगा एंड दैट टर्म इज नोन एज क्या, इंपेंडिंग मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इंपेंडिंग मोशन। तो इंपेंडिंग मोशन का मतलब क्या होता है कि हमारा बॉडी जस्ट ट्राई टू मूव, या मतलब मूव करने का कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट से क्या हो गया, इस पॉइंट के बाद
मतलब इस पॉइंट के बाद एक कितना अमाउंट में हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लगाएं जिससे हमारा बॉडी अब जस्ट बिगिन टू मूव, मतलब मूव करने का कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपेंडिंग मोशन। और फिर हम फोर्स को इतना इंक्रीज किए कि हमारे बॉडी में क्या आ गया, मूवमेंट आ गया। और जो मूवमेंट आ गया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी में मोशन आ गया। तो हमेशा इस ग्राफ से आपको यह समझना है कि सबसे पहले क्या था, जो भी लीनियर फॉलो किया यहां से यहां तक, दैट इज नोन एज द क्या, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हमने क्या किया कि हमारे पास एक ऐसा टर्म आया, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब इस कंडीशन के बाद, इस फ्रिक्शन के बाद क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में मोशन आएगा। और जिस पॉइंट पे बॉडी ट्राई टू मूव करने वाला होगा उस सर्टेन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपेंडिंग मोशन। मतलब कि हमारा बॉडी मूव करने के लिए रेडी है, मतलब उस बॉडी में उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सपीरियंस कर लिया है कि बॉडी में मूवमेंट होगा। और उसके बाद हम अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना इंक्रीज किए ग्रेजुअली धीरे धीरे कि हमारे बॉडी में क्या आ गया, मोशन आ गया। तो जैसी बॉडी में मोशन आ गया तो हम लोग क्या बोले कि हमारे बॉडी में जैसी मोशन आ गया तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में चला गया। तो यहां से आप क्या करेंगे, इन चीजों के एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहां पे क्या समझना है, ये आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे क्या है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। इस डायग्राम को यहां पे भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे आपका F मैक्सिमम फोर्स, और यहां पे आप इस तरीके से इसको, यहां पे आपका हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फिर यहां से आपका इस तरीके से डायनेमिक फ्रिक्शन में आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम लोगों को आसानी से समझना है। कैसे, आपका सबसे पहले एक्स एक्सिस पे क्या है, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे पी मैक्स मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, इसको अप्लाइड, और इधर आपका क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब क्या है हमारे पास, ये आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपका क्या है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, इंपेंडिंग मोशन। तो यहां से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं कैसे हमारे पास में जो भी आता है आपका कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में कैसे ग्राफ का एनालिसिस किया जाता है, आप यहां से इस चीजों को समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन के ऊपर में एनालिसिस किया कि कब हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो किस टाइप का उसमें फोर्स लगेगा, और वो बॉडी कैसा फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा।
और जब हमारे पास ऐसा बॉडी होगा, वही बॉडी में एक अमाउंट आ जाएगा फोर्स का, जब बॉडी हमारा मूवमेंट करने लगेगा, तो उस बॉडी का एनालिसिस कैसे करेंगे। और इन सभी के एनालिसिस हम क्या करेंगे, इस डायग्राम से, इस ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आप ये चीज को अपने नोट्स में लिख सकते हैं क्या, कि ड्यूरिंग स्टैटिक कंडीशन द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड। हम लोगों ने क्या किया था, स्टैटिक कंडीशन में अप्लाई फोर्स को क्या किया था, इंक्रीज किया था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फ्रॉम जीरो वैल्यू द फ्रिक्शनल फोर्स क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेज इन द डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जैसे हम लोग वैल्यू, मतलब जैसे हम भी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो भी पी फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा बात क्या बोल रहा है, कि सर्टेन स्टेज इज रीच्ड व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड मोशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस। अब क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि जैसे हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किए, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि हमारे बॉडी में मोशन, फ्रिक्शन फोर्स तो एक्ट किया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट, मैग्नीट्यूड जो था, कम था किससे, अप्लाइड फोर्स से। उस कंडीशन में हमारा बॉडी क्या कर गया, मूव कर गया, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करते हुए। नेक्स्ट में आपका क्या बोल रहा है, कि दिस कंडीशन इज नोन एज, अब देखिए यहां पे, अच्छा नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड में, कि व्हेन द मोशन इज जस्ट कमेंस मैक्सिमम फ्रिक्शन। मतलब क्या बोल रहा है, कि जब हमारे मोशन क्या किया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन फील कर लिया था, इज इनकाउंटर, दिस कंडीशन इज नोन एज क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग कंडीशन को समझिए, कि स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या कर रहा था, कि भले ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, वहां पे मेन रोल किसका था, वहां पे मेन रोल था फ्रिक्शनल फोर्स का, क्योंकि उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा था, इसलिए हमारे बॉडी में मूवमेंट नहीं होने दे रहा था। लेकिन जैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स आया, उसके बाद बॉडी में मूवमेंट आ गया, लेकिन उस मैक्सिमम अमाउंट फोर्स के आने से पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे क्या बोल रहा है, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इनकाउंटर्ड, दिस कंडीशन इज नोन एज क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर क्या बता रहा है, कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में बी डिफाइन एज द क्या, कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करता है, विच एग्जिस्ट व्हेन ए बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब वही बात बोल रहा है, कि जैसे आपका बॉडी आपका जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स फील कर लेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बॉडी में मोशन आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगी, अप्लाइड फोर्स काम करने लगेगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज नोन एज क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद आपका बॉडी का क्या हो जाएगा, फेज स्टैटिक से डायनेमिक्स में आ जाएगा, तो रेस्ट कंडीशन से हमारा बॉडी मूव कर जाएगा। तो यहां से हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कि व्हेन द अप्लाइड फोर्स P इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द बॉडी रिमेन एट रेस्ट। तो यहां पे ये समझ सकते हैं, क्या बोल रहा है, अगर अप्लाइड फोर्स P का वैल्यू अगर लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, Fs मैक्स, तो समझने वाला बात क्या है, कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को मूव करने के लिए, उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसा हमने प्रीवियसली एनालिसिस किया, कि हमारे पास में एक ऐसा बॉडी है जिसको मूवमेंट करने के लिए जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए उतना हम नहीं दे पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लग रहा है, जो क्या कर रहे हैं, कि हम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम है और अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मिनिमम है, इसलिए हमारा बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है, और इसलिए हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो अगर एक कंडीशन आएगा, अगर P इज लेस देन Fs मैक्स, देन आवर बॉडी इन द रेस्ट कंडीशन। अगर इसी का अपोजिट हम लोग करेंगे, कि अगर क्या हो गया हमारे पास,
कि P इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फोर्स, मतलब कि जो भी अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं किससे ज्यादा है, मैक्सिमम स्टैट आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा है अप्लाइड फोर्स। तो हम क्या किया कि हमारे पास में वही एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक में क्या किए थे हम लोग, जैसे इंपेंडिंग मोशन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हमारा बॉडी क्या किया था, मूव कर गया था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में हम जो फोर्स का मैग्नीट्यूड से धक्का लगाएं तो उस कंडीशन में P का वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन Fs मैक्स से ज्यादा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बॉडी आपका मोशन में आ जाएगा। और तीसरा कंडीशन हम ऐसा फील कर सकते हैं, अगर P का वैल्यू F के बराबर है, मतलब क्या बोल रहा है कि जितना भी आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बैलेंस है तो बॉडी में क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो बॉडी जस्ट रेस्ट में रहेगा। तो उस कंडीशन में अब रेस्ट में रहेगा तो यहां भी रेस्ट में है, यहां भी रेस्ट में है। तो यहां पे क्या करेगा, अगर जस्ट ट्राई टू मूव, मतलब जितना ताकत इसके पास है इतना ताकत इसके पास है, तो यहां पे क्या करेगा, जस्ट ट्राई टू मूव करने का कोशिश करेगा। तो यहां से आप तीन इक्वेशन से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमको क्या समझना है, अब जैसे इसके बारे में समझे, अब हमको लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझना। अब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं। पहला बात क्या बता रहा है कि द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब उसका आर एज फॉलो। फर्स्ट पॉइंट, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। मतलब यही बात आपको बार बार फ्रिक्शन में यही चीज को समझना होगा और इसी चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जैसे हमारा रफ सरफेस है और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स P है, इस P अप्लाइड फोर्स से हम इस बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, F एक्ट करेगा। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन किसका, अपोजिट टू द बॉडी टू मूव, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ये चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। दूसरा बात क्या बता रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कहां से आ गया, नॉर्मल रिएक्शन से यह समझना है कि अगर हमारे पास में बॉडी है तो उस बॉडी का ऐसा तो नहीं कि बॉडी वेटलेस होगा, बॉडी का वेट होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका बॉडी का वेट है, सपोज यहाँ पे आपका बॉडी का वेट W है और इस W के क्या होगा, W के अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन N है। अब बात अगर मान लिया यहाँ पे अगर आपका W है N है, अगर मान लेते इसका क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब बात याद है कि यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे W के जस्ट अपोजिट में क्या रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कहां पे कर रहा है, जो आपका जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसलिए क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और जैसे इसका वैल्यू नॉर्मल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल में आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह कांस्टेंट लगता है एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज म्यू इनटू n। अब जैसे म्यू का बात करेंगे, जैसे कोई भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसके जगह इक्वल टू आता है और इक्वल टू क्या करता है, एक कांस्टेंट लेकर के आता है। तो यहां पे कांस्टेंट क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, म्यू हो गया और म्यू को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से एक फार्मूला भी डिराइव हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला क्या हो गया, F इक्वल टू म्यू इंटू n। म्यू क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, F क्या हो गया, आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस डायग्राम आप इस कंसेप्ट से आपको ये फार्मूला जनरेट हो गया
और फार्मूला कैसे आया ये भी आप समझ गए। थर्ड का बात करें तो क्या बोल रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो ये बात भी सही है कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि कॉन्टेक्ट का नेचर कैसा है, कि ये या हमारा बॉडी कोई रफ सरफेस पे है, या हमारा बॉडी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में एक्ट कर रहा है। तो हर एक कंडीशन में सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना होता है। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन से अगर हम बात करें तो आपको ये 3-4 चीजों को हमेशा ध्यान में रखना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट से हम लोग को न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, अब जैसे हम लोग लॉ ऑफ फ्रिक्शन की बात कर ली, अब हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझना है। मतलब अगर फ्रिक्शन का बात करेंगे तो जो भी हमारे पास में सरफेस होगा और उस सरफेस पे जो भी बॉडी रखेंगे, तो सरफेस, रफ सरफेस और उस बॉडी के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, एंड दैट एंगल इज नोन, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम उसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम अपना एक रिजिड बॉडी को रेस्ट करेंगे, और जो भी उसमें पॉसिबिलिटी फोर्सेस आते हैं उसके एनालिसिस को समझेंगे। तो यहां से आप ये देख सकते हैं, यहां पे क्या है, आपका वेट है W, मतलब आपका फोर्स का वेट का क्या है, W है, यहाँ पे जस्ट W है, एरो नहीं है, W। और W को अपोजिंग क्या लगेगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो N। अब जैसी N लग रहा है, अब हम ये पता है कि हमारा बॉडी क्या है, आपके पास में एक ऐसा बॉडी है जो बॉडी को एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, यहां पे आप देख रहे हैं। और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में बॉडी है, और इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इसके अपोजिट में क्या है, आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। दूसरा बात है कि अगर बॉडी में मोशन लाना है, मूवमेंट करवाना है, तो यहाँ पे क्या, बॉडी को P एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स P से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो P लग रहा है। और इस P के हमेशा अपोजिट में क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इधर में आपका क्या है, इधर में आपका ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज F, और F का डायरेक्शन आपका इधर है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर मान लेते ये आपका F है, हमको एनालिसिस करना है कि एंगल बनाना है, तो और ये आपका N है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, एंड दैट रिजल्टेंट इज दिस, ये वाला। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज फाई, और इसी एंगल फाई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे आएगा, अब tan थीटा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका F, और यहां से बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया F, और बेस क्या हो गया N, और एंगल क्या है फाई, तो क्या लिखेंगे, tan फाई इक्वल टू F बाई N। तो यहां पे आप ये देख रहे हैं कि tan फाई इक्वल टू F बाई N, और फाई इक्वल टू क्या आ गया, फाई इक्वल टू tan इनवर्स F बाई N। हमेशा इस डायग्राम, हमेशा इस इक्वेशन को और इस कंसेप्ट को याद रखना है कि कैसे हम tan फाई का वैल्यू निकालते हैं, और क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है कोई भी बॉडी पे। आप इन चीजों को इस डायग्राम से बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू में समझ सकते हैं। तो मेनली हमारे पास फार्मूला क्या आया, फार्मूला क्या आ गया, फाई इक्वल टू tan इनवर्स F बाई N, और फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, F फ्रिक्शनल फोर्स, N नॉर्मल रिएक्शन। तो आप यहां से ये चीज समझ सकते हैं। तो यहां पे ऐसा बात लिखा हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन मेक्स विद द नॉर्मल, और इसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, और tan फाई इक्वल टू जो आपका यहां पे लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल इन दिस चैप्टर। तो आपको ये चीज को हमेशा याद में रखना होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना होगा, तो वहां से इस कंसेप्ट से
इस तरीके से हमको एनालिसिस करके वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट चीज को समझते हैं। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में आता है तो क्या लेके आता है, एक कांस्टेंट लेकर आके आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपका क्या हो गया, F इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या चीज का, कि रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या बोल रहा है, म्यू जो है F बाई एन के बराबर है। और यहां से क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू म्यू इंटू एन। और दूसरा F बाई एन है, तो हमारे पास में दूसरा भी रिलेशन क्या आया था कि tan फाई इक्वल टू F बाई एन। तो दोनों चीज से हम चीजों को एनालिसिस कर लेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, फिर से आपको एक बात बता रहे हैं कि क्या यहां पे, जैसे यहां पे ये चीज कैसे लिख दिया, ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए यहां पे। तो जैसे यहां पे देखिए आपका क्या है, यहां पे आपका म्यू इक्वल टू tan फाई, मतलब सबसे पहले क्या लिखा गया, सबसे पहले आपको ये लिखा हुआ है क्या, कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो म्यू इक्वल टू तो F बाई एन है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन दूसरा बात क्या बोल रहा है कि हमने tan फाई का वैल्यू भी तो यही फाइंड किया है कि tan फाई इक्वल टू क्या था, F बाई एन। तो म्यू जो होगा, म्यू इक्वल टू आपका क्या हो गया, tan फाई, और tan फाई इक्वल टू क्या हो गया, F बाई एन। और इसको अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स फॉर्मूला इज F इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहां से आप इस चीजों को समझ सकते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट एनालिसिस करना और नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट क्या है आपका, एंगल ऑफ रिपोज, REPOC। अब हमारे प्रीवियस कंडीशन में जितना भी हम लोग कंडीशन पढ़ रहे थे, हमारे पास में क्या था, एक ऐसा सरफेस था जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस तरीके का सरफेस था, और इस सरफेस पर हम इस बॉडी को रेस्ट करा रहे थे। अब क्या होगा, अब क्या हो गया, आपका कंडीशन चेंज हो गया, और बॉडी हॉरिजॉन्टल ना होकर के बॉडी हमारा क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया। अब इस इंक्लाइंड बॉडी पे हमको इस इंक्लाइंड सरफेस पे हमको बॉडी को रेस्ट कराना है। जैसे इंक्लाइंड सरफेस पे इस बॉडी को हम रेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक कुछ देर तक रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉडी आपका स्लाइड करने लगेगा, गिर जाएगा। तो जैसे इस सरफेस और इसके बीच में क्या हो गया, एक एंगल बन गया, और इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, कि आपका बॉडी जो आपका इंक्लाइंड पोजीशन पे है उसके बीच में कितना डिग्री का, कितना एंगल बना रहा है। पहले तो ऐसा था, और इसके ऊपर बॉडी रख रहा था, और फ्रिक्शनल फोर्स में जो एंगल, और दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। रिपोज करने का मतलब क्या, कि आपका बॉडी हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया, और दैट कंसेप्ट इज नोन एंगल ऑफ रिपोज। अब हम क्या किया, हमारे पास में एक ऐसा बॉडी है जो इंक्लाइंड कंडीशन में, इंक्लाइंड बॉडी है। तो यहां से आप ये देख रहे हैं कि जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास में क्या है, वेट W है, यहां ये W वेट, और W क्या, हमेशा भले इंक्लाइंड बॉडी के हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम में क्या पढ़ा था, कि भले ही हमारे पास में इंक्लाइंड बॉडी ही क्यों ना हो, उस बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहां पे W वेट क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ऊपर में आपका क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दैट इज N। तो हमने क्या किया कि अब देखिए यहां इन दोनों के बीच में क्या हो गया, आपका एक एंगल बन रहा है यहां पे, दैट एंगल इज अल्फा। अब जैसे इस अल्फा को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में W साइन अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका
इस डायरेक्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू कॉस अल्फा ये वाला, और एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा। और दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है, अब यहाँ पे देखिए इसका मोशन इधर हो रहा है, मतलब मोशन का डायरेक्शन, बॉडी का मोशन क्या, जस्ट मोशन करने, अगर बॉडी स्लाइड कहां पे करेगा तो नीचे करेगा। अगर ऐसा आपका बॉडी रखा हुआ है इस बॉडी पे, तो बॉडी जस्ट ट्राई टू स्लाइडिंग डाउनवर्ड, तो यहां पे आपका क्या है मोशन है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो इधर में क्या लग रहा है एफ लग रहा है। हमेशा ध्यान में ये रखना है कि एफ का मतलब फोर्स नहीं कंसीडर करना है, एफ का मतलब क्या, एफ से फ्रिक्शन, तो यहां पे एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, तो एफ इक्वल टू क्या होगी आपका म्यू इंटू एन, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, यहां पे आप ये देख रहे हैं एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये होगी आपका, और इसका डायरेक्शन क्या है इधर, और मोशन का डायरेक्शन इधर। अब हमको क्या करना है, जस्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लगाएंगे। तो अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लगाएंगे इस कंडीशन में, तो एफ इक्वल टू क्या, एफ इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में क्या है आपका डब्ल्यू साइन अल्फा, तो यहां पे क्या लिखे एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। और दूसरा वाई डायरेक्शन में, तो एन, एन किसके बराबर डब्ल्यू कॉस अल्फा, यहां पे कॉस अल्फा क्या है आपका वाई डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे एन इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा, एन इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एफ बाई एन इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू कॉस अल्फा। और जैसे इस डब्ल्यू से ए डब्ल्यू आपका कैंसिल हो गया, तो एफ बाई एन इक्वल टू टेन अल्फा, और अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ बाई एन। अब हमेशा ध्यान में ये रखना है, यहां पे अल्फा इक्वल टू क्या है आपका, अल्फा हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज है, और इससे प्रीवियस क्या आया था फाई, और ओ फाई क्या था आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। तो हमेशा दोनों को ध्यान में रखना। अब यहां पे यही बात बता रहा है क्या कि, लेकिन बात यह है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है एफ बाई एन है, और इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था कि tan फाई, तो tan, अब क्या करेंगे कि फाई क्या है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब हम क्या करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज को इक्वल कर देंगे, मतलब हमारे पास दो रिलेशन तो आ गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो जैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात आएगी, तो क्या करेंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जैसे दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहां पे आपका आया हुआ क्या कि tan फाई इक्वल टू एफ बाई एन था, और tan अल्फा इक्वल टू भी क्या है tan अल्फा इक्वल टू एफ बाई एन। जैसे ये दोनों खत्म हो जाएगा अपने आप से, तो क्या बच जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan फाई, फिर tan से tan कैंसिल, तो क्या आ गया अल्फा इक्वल टू फाई, अल्फा इक्वल टू फाई, और अल्फा क्या आ गया आपका एंगल, तो यहां से क्या आ गया आपका रिजल्ट कि एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और जैसे एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा, तो क्या हो गया हमारे पास यही रिलेशन याद रखना, अल्फा इक्वल टू फाई। कब, when the body is the condition of limiting equilibrium on inclined plane, जब हमारा बॉडी इंक्लाइंड प्लेन का कंडीशन होगा, तब हम लोग क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू फाई का इक्वेशन लगाएंगे। अल्फा इक्वल टू फाई मतलब ये तो रिलेशन हो गया, और इंक्लाइंड मतलब क्या एंगल ऑफ रिपोज, तो tan फाई इक्वल टू एफ बाई एन। तो आप इन सभी चीजों के बीच में आपको डिफरेंशिएट और इसके बीच में अंतर समझ में आना चाहिए, तभी हम कोई क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में, अब हम लोगों ने जितना कंसेप्ट को समझा, उन सभी कंसेप्ट को अब हम एक न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और अब हम ये देखेंगे कौन सा कंसेप्ट का, जो भी फ्रिक्शन का जितना भी कंसेप्ट था, कैसे हम लोग उन कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पे आपके पास क्या क्वेश्चन है कि ए पुल ऑफ 25 किलो न्यूटन,
मतलब क्या कि हम कोई बॉडी में क्या कर रहे हैं, 25 किलो न्यूटन का, हम कोई बॉडी में 25 किलो न्यूटन का क्या कर रहे हैं, उस पर धक्का लगा रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट वैल्यू इज 25 किलो न्यूटन। कहां पे, अच्छा यहां पे देखिए, यहां पे आपका ए कंडीशन नहीं होगा, यहां पे क्या बोल रहा है कि 25 किलो ऑफ 30 डिग्री, मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक ऐसा बॉडी है जिस बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 25 किलो न्यूटन का वेट क्या कर रहा है, 30 डिग्री के साथ लग रहा है। यहां पे P का वैल्यू P इक्वल टू 25 किलो न्यूटन, और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, आपका एंगल लग रहा है, दैट वैल्यू ऑफ एंगल इज 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि नेसेसरी टू मूव ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक ऐसा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे 30 डिग्री के साथ इंक्लाइंड और पी फोर्स लगा रहा है। मतलब हम लोग क्या किए कि यहां पे ऐसे नहीं खींचे, हम लोग ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। अब बात क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब गिवन क्या क्या दिया आपका, गिवन में दिया हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू 0.2। यहां से कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ कांटेक्ट 0.2, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक। अब इस कंडीशन में क्या है कि ब्लॉक का वेट नहीं पता है, मतलब W का वैल्यू हमको नहीं पता, यहां पे इस W का वैल्यू नहीं पता है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होगा, इस अगर मान लेते हैं हमारे पास में बॉडी है, और बॉडी के पास में क्या हो गया, W वेट लग रहा है, W, और इसका ऊपर में क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N, और हमारे पास में क्या है 25 किलो न्यूटन का फोर्स है, और ये 25 किलो न्यूटन क्या है 30 डिग्री के साथ इंक्लाइंड। P ऐसे नहीं लग रहा, P ऐसे लग रहा है, इंक्लाइंड लग रहा। तो सबसे पहले हम हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसको रिजोल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 25 कॉस 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा आपका 25 साइन 30 डिग्री। और हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यहां पे क्या हो गया F फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में क्या आ गया, सारा डेटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, आप यहां पे देखिए। तो हम क्या लिखेंगे कि समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब एक्स डायरेक्शन में क्या आपका 25 cos 30 डिग्री माइनस एफ, इधर माइनस एफ, और F का मतलब क्या, F इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू एन। यहां पे तो क्या हो जाएगा आपका 25 cos 30 माइनस म्यू इंटू एन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका 25 cos 30, म्यू का वैल्यू क्या है 0.2 इंटू एन इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 25 cos 30 डिग्री इक्वल टू 0.2 इंटू एन। तो 25 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल टू एन। और इस वैल्यू को जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट जैसे ही करेंगे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा 25 cos 30, 25 cos 30 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाई कितना है आपका 0.2, 21.6, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा 108.25 न्यूटन। और जैसे इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया, अब हम क्या करेंगे कि समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, और यहां पे देखिए वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, तो वाई डायरेक्शन में सबसे पहले एन है, और दूसरा क्या है एन और 25 cos 30 और डब्ल्यू, तो क्या लिखेंगे एन प्लस 25 cos 30 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या है आपका 108.25 प्लस 25 cos 30 इक्वल टू डब्ल्यू, और इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा वेट ऑफ बॉडी आ जाएगा, तो 108.25 प्लस 25 cos 30, then we will get the value of weight of the body, and weight of body क्या आ जाएगा W इक्वल टू 129.9 किलो न्यूटन, या न्यूटन का है तो न्यूटन। तो यहां से हम लोग क्या किए, यहां से इस क्वेश्चन में आप एक बार देखिए क्या किया हम लोग, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये सभी फोर्स को ऐड किए। क्या किए थे सबसे पहले, जो भी इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था उस डेटा को हम लोगों ने क्या किया, उस डेटा को सबसे पहले इस डायग्राम में समझा, और डायग्राम में वैल्यू को पुट करके फ्री बॉडी डायग्राम बना करके जो भी फोर्स लग रहा था एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे एक्ट कर रहा है, हमेशा ये सब चीज को ध्यान में देते हुए हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप का आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को आप इन सिंपली इसी कंसेप्ट से एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आज की क्लास का बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्रिक्शन समझा था, फिर उसका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझा था, फिर उसका लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज, फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके ऊपर एनालिसिस किया था कि बॉडी हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज में इंक्लाइंड कंडीशन में हो तो कैसे एनालिसिस करेंगे। और जैसे ही सारा कंसेप्ट को समझ लिए, फिर हम लोगों ने क्या किया कि उस कंसेप्ट को हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में उसका एप्लीकेशन यूज किया। तो हम लोगों ने जो भी अननोन डेटा का वैल्यू था, जैसे अननोन वैल्यू W वेट ऑफ ब्लॉक निकालना था, यहाँ पे वेट ऑफ ब्लॉक निकाल लिए, और इसी टाइप से जो भी कहीं वेट का वैल्यू दिया रहेगा P का वैल्यू निकालना रहेगा, कहीं सभी का वैल्यू दिया रहेगा म्यू का वैल्यू निकालना रहेगा। तो सिंपली हम इसी फार्मूला से और इसी कंसेप्ट से हम लोग आसानी से एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।